ज़रा सोचिए, अगर एक व्यक्ति जिसका अपने पत्नी से मनमुटाव चल रहा हो, सालगिरह के दिन अपने घर पहुंचे और अपने पत्नी को ना पाए। फिर जब पुलिस की जांच शुरू हो तो शक की सारी सुइयां उसके तरफ इशारा करने लगी और फिर उसे पता चले कि उसे फंसाने की ये सारी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी की ही है। फिल्मी दूरबीन की पेशकश गॉन गर्ल। कहानी की शुरुआत होती है निक डन नाम के व्यक्ति से। वह अपने सालगिरह के दिन बार में बैठकर अपनी बहन से बातचीत कर रहा होता है। वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी मुलाकात अपनी पत्नी एमी से हुई और कैसे दोनों आपस में प्यार करने लगे और देखते देखते 5 साल बीत गए। पर आज भी वो अपने पत्नी को पूरी तरह समझ नहीं पाया। इतने में उसे अपने पड़ोसी का कॉल आता है और वो तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, जहां उसे अपने घर का मेन दरवाज़ा खुला मिलता है। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल टूटा हुआ मिलता है और किताबें बिखरी हुई मिलती हैं। वह आनन फानन में पुलिस को बुलाता है। डिटेक्टिव रोंडा एवं जेम्स उसके घर आते हैं। पुलिस की पूछताछ में निक उन्हें बताता है कि वह इस घर में पिछले 2 साल से रह रहे हैं। इसके पहले वह न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे। वह और उनकी पत्नी दोनों लेखक रहे हैं। निक की मां की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें इस शहर में शिफ्ट होना पड़ा था, पर अब उसकी मां गुजर चुकी है। अब निक और उनकी बहन द बार नाम से एक बार चलाते हैं। तहकीकात के चलते हमें पता चलता है कि निक की पत्नी एमी असल में बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, जिन्होंने अमेजिंग एमी नाम से पूरी सीरीज़ लिखी हुई है। हालांकि अमेजिंग एमी उन्हीं के ऊपर लिखी हुई किताबें हैं, पर फिर भी किताबों वाली एमी असल ज़िंदगी की एमी से परे हर तरह से एक परफेक्ट लड़की है। पर एमी के माता पिता पूरी कोशिश करते हैं कि वह असल ज़िंदगी की एमी को किताब वाली एमी की ही तरह दुनिया के सामने पेश करें और ढेर सारे पैसे कमाएं। तहकीकात आगे चलती रहती है। डिटेक्टिव रोंडा निक से पूछताछ करती है, पर निक को अपने पत्नी एमी के बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी पता नहीं रहता। वो दिन भर क्या करती है, उसके कोई दोस्त है भी कि नहीं, इवन कि उसका ब्लड ग्रुप भी नहीं। पुलिस को पता चलता है कि घर का रेंट एमी के नाम पर है, गाड़ी भी एमी के नाम पर है। इतना कि जो निक का बार है वह भी एमी के नाम पर ही है। घर की तलाशी में पुलिस को एक लिफाफा मिलता है जिसमें क्लू नंबर 1 लिखा होता है। पुलिस के सुझाव पर अगले दिन निक और एमी के माता पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जहां वो सबसे अपील करते हैं कि वह एमी को ढूंढने में मदद करें। पुलिस निक से क्लू वाले लिफाफे के बारे में पूछती है। निक बताता है कि हर एनिवर्सरी में एमी उनके साथ ट्रेजर हंट का गेम खेलती है, जहां उसे एक क्लू को सॉल्व कर दूसरे क्लू की तरफ बढ़ना होता है। क्लू के पहले लिफाफे को सॉल्व करते हुए निक और डिटेक्टिव निक के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां उन्हें दूसरा लिफाफा मिलता है जिसमें लिखा होता है क्लू नंबर 2। डिटेक्टिव जब निक से पूछती है कि इस पहेली का क्या उत्तर है तो निक उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता। पर रात को वह अपने पिता के घर में जाता है, जहां से उसे तीसरा लिफाफा मिलता है। तभी वहां पे डिटेक्टिव आ धमकती है, पर वो ये बात डिटेक्टिव से छुपा जाता है। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि एमी एक डायरी में हर रोज़ की घटनाओं के बारे में लिखती है। एक एक करके हमें उन दिनों के फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं कि कैसे एमी और निक की नौकरियां चली जाती हैं उनके शादी के बाद, और इसके बाद उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाती है। और फिर जब वो निक के माँ की बीमारी के चलते मिसौरी शिफ्ट हो जाते हैं, तब निक का व्यवहार पूरी तरह से बदलने लगता है। एमी को निक से डर लगने लगता है, इतना कि वो एक गन खरीदने का भी प्रयास कर चुकी होती है। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम वास्तविक समय में आ जाते हैं, जहां पर निक की बहन निक को अपने स्टूडेंट के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेती है।
पूछने पर निक बताता है कि उनके बीच ये संबंध पिछले 1.5 साल से चल रहा है। निक की बहन उसे बहुत चिल्लाती है कि वो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। लोकल न्यूज़ में उसी की खबरें छाई रहती है कि कैसे पत्नी के गुम हो जाने पर भी वो खुश है। वह हंस हंस कर लोगों के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है, बावजूद इसके कि वह सेल्फी किसी औरत ने उसके साथ ज़बरदस्ती खिंचवाई थी। अगली रात को एमी के माता पिता प्रेयर रखवाते हैं, जहां निक सबसे अपील करता है कि एमी को ढूंढने में उनकी मदद करे। इतने में उसकी पड़ोस की एक औरत आ जाती है और वो उसको चिल्लाते हुए इल्ज़ाम लगाती है कि वो बताए एमी कहाँ है और उन्होंने पुलिस को अभी तक क्यों नहीं बताया कि एमी 6 माह की प्रेग्नेंट है। निक घबरा जाता है। पब्लिक से बचते हुए निक अपने घर जाता है, जहां उसे डिटेक्टिव बताती है कि निक पर कई लाखों रुपए का कर्जा है और उसने एमी के नाम की इंश्योरेंस की रकम भी बढ़ा दी है। साथ ही किचन की फ्लोर में उन्हें एमी के खून के सैंपल मिले हैं। किसी ने खून को पोंछकर पूरे घर को पहले जैसा सजा कर रखने की कोशिश की है। तभी रिपोर्ट आता है कि एमी सच में प्रेग्नेंट थी। निक परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। अब वो उनसे बिना वकील के बात नहीं करेगा, वो उन्हें साफ बता देता है। इतने में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रोंडा को निक के पिताजी के घर से एक डायरी बरामद होती है। ये वही डायरी है जिसका फ्लैशबैक हम कई बार देख चुके हैं। साथ ही साथ उधर निक को क्लू नंबर 3 का उत्तर भी मिल जाता है। उसे गराज में ढेर सारे कीमती गैजेट्स मिलते हैं, जिसका बिल क्रेडिट कार्ड से चुकाया गया है। कहानी में हम फिर लौट जाते हैं उस दिन की ओर जिस दिन एमी गायब हो गई थी। हाईवे में एक कार चल रही होती है और इस कार को चला रही होती है एमी, जो कि बिल्कुल सुरक्षित है। उसका ना ही किडनैप हुआ है ना ही मर्डर। उसके कार में एक कागज रखा हुआ होता है जिसमें चेक बॉक्स के साथ लिस्ट बनी होती है। यह लिस्ट एमी की फेक क्राइम की प्लानिंग है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब एमी का ही प्लान था और अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। एमी को लगता है कि निक ने उससे चीटिंग की है, उसे धोखा दिया है, उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है। उसकी उम्मीदें हैं, उसके सपने सब चकनाचूर कर दिया है निक ने। एमी निक को सजा देना चाहती है और इसके लिए एमी ने बहुत बारीकी से तैयारी की है। एमी क्राइम शोज और नॉवल पढ़ के अलग अलग टेक्निक सीखती है। वह पड़ोस की एक महिला के साथ दोस्ती करती है, उसके साथ वक्त बिताती है, उसे अपने पति निक के बारे में बताती है कि कैसे वह उस पर घरेलू हिंसा करता है। इसके बाद वह अपने क्रेडिट कार्ड से इधर उधर खर्च करती है, जुए में पैसा लगाती है, अपने नाम पर लाइफ इंश्योरेंस की कीमत बढ़ाती है, उसमें वह निक का साइन ले लेती है। इसके बाद वो अपनी गायब हो जाने के लिए एक सस्ती सी गाड़ी खरीदती है, जिसके लिए वो कैश अदा करती है। लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए वो प्रेग्नेंट होने की चाल चलती है, जिसके लिए वह पड़ोस में रह रही एक प्रेग्नेंट महिला को अपने घर में इनवाइट करती है। उसे बातों ही बातों में ढेर सारा शरबत पिलाती है और उसकी पेशाब इकट्ठा करके अपने नाम पर वह सैंपल सबमिट कर देती है। इसके बाद वह अपना ढेर सारा खून एक कंटेनर में इकट्ठा करती है। फिर आता है निक और एमी के एनिवर्सरी का दिन। एमी कुर्सी टेबल पलटाकर क्राइम सीन वाला इफेक्ट देती है। किचन में अपनी खून फैलाकर उसे इस तरीके से पोंछती है जिससे सामने वाले को लगे कि ये क्रिमिनल का काम है, जिसने खून को पोंछकर सबूत को मिटाने की कोशिश की है। इसके बाद वह अपने खून को एक लकड़ी के हैंडल में पोंछकर और पोंछने के लिए इस्तेमाल टिश्यू को फायरप्लेस में डालकर उसे जला देती है। सिर्फ इतना जिससे लगे क्रिमिनल ने सबूत जलाने की कोशिश की है। इसके बाद एमी की वह डायरी जिसका फ्लैशबैक हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें वह अपने और निक के बारे में ढेर सारी कहानियां लिख रखी है।
डायरी के शुरू में अच्छी कहानियाँ होती हैं जिससे लोग उन्हें पसंद करें। फिर आता है खर्चों की कहानियाँ, मारपीट की कहानियाँ, डर की कहानियाँ, धमकियाँ। एमी उस डायरी को लेकर निक के पिता के घर जाती है। वहाँ पे वो फायर प्लेस में डालकर जला देती है, सिर्फ उतना जिससे जब ये पुलिस के हाथ लगे तब वह इसके अंदर का सब कुछ पढ़ पाए। और फिर वह ढेर सारे गिफ्ट जो उसने क्रेडिट कार्ड पे खरीदे थे निक के बहन के गराज में रख कर जाती है। अब बारी थी तमाशा देखने की। अगर सब कुछ सही चला तो एमी नदी में कूदकर अपना जान दे देगी और लोगों को लगेगा कि निक ने उसे मार कर नदी में बहा दिया है, जिसके सजा के तौर पे निक को फांसी हो जाएगी। तब तक वह अपना हुलिया बदल कर इधर उधर होटल से होटल भटकती रहती है। कहानी में हमें आगे पता चलता है कि आखिर एमी ने ऐसा क्यों किया। एमी जब पहली बार निक से मिली थी तब उसे पता चल गया था कि निक एक कूल गर्ल के तलाश में है। इसलिए एमी ने पूरी कोशिश की थी कि वह वो कूल गर्ल की तरह लगे। एमी ने वो सब कुछ किया जो वो खुद कभी नहीं करती, जिसके चलते वो झूठी ज़िंदगी जीने लगी थी, अपनी किताब अमेजिंग एमी के कैरेक्टर की तरह की। और एमी के साथ रहते हुए निक भी स्मार्ट और समझदार बन गया था। एमी ने उसे अपने लेवल तक उठा लाई थी और इस तरह एमी ने उसे अपने सपनों का राजकुमार बना डाला था। पर निक ज़्यादा दिन तक वैसा नहीं रह सका। निक एमी को लेकर एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो गया और वह अपने सपनों के राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं रहा। और तो और यहाँ उसने अपने लिए एक नई कूल गर्ल भी ढूंढ लिया। एमी ने तय कर लिया था वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। निक उसे इस हालत में लाकर खुद मज़े में नहीं रह सकता। निक को एमी के सपनों का राजकुमार जैसा बने रहना होगा, नहीं तो मरना होगा। इस बीच निक अपने बहन को उसके ही गराज में ले जाकर एमी की करतूत दिखाता है कि कैसे एमी ने अपने क्रेडिट कार्ड से ढेर सारा महंगा सामान खरीद कर उसका गराज भर दिया है। उन सामान के साथ एक लिफाफा भी रखा होता है जिसे पढ़कर निक और उसकी बहन समझ जाते हैं कि ये सब एमी की प्लानिंग है। वो उन्हें अपने मर्डर में फंसाना चाहती है। निक अपने बहन को बताता है कि वो एमी को डिवोर्स देना चाहता था, पर इसके पहले कि वो ये बात उसे बताता वो गायब हो चुकी थी। निक वकील टैनर बोल्ट से मिलता है और उसे एमी की हर बात बताता है, जिसे सुनकर वकील हंसता है और निक के साथ आगे की स्ट्रेटजी बनाता है। वह निक से कहता है कि उन्हें हर उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए जिसका पाला कभी न कभी एमी से पड़ा हो। निक की मुलाकात टॉमी से होती है। टॉमी को एमी ने रेप केस में फंसाया था, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। अब ना ही उसे कोई जॉब देता है, ना ही कोई लड़की उसे डेट करती है। किसी मोहल्ले में रहने के लिए उसे अपना नाम प्रेडेटर की कैटेगरी में रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। टॉमी एमी से एक पार्टी में मिला था, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। पर एमी के स्टेटस व व्यवहार से वो सकपका जाता है और वह उससे दूरी बनाने लगता है। तभी एक रात को एमी उसके घर आती है और अगली सुबह जब वो जगता है तब वो खुद को रेप केस में फंसा हुआ पाता है। इसके बाद निक एमी के एक्स बॉयफ्रेंड डेजी कॉलिंग्स से मिलने जाता है, पर वह निक की मदद करने से साफ मना कर देता है। इसके बाद वकील टैनर निक और उसकी बहन से मिलने उनके घर जाता है, जहां पर उनके बीच काफ़ी देर बातचीत चलती है। वकील टैनर निक को एक टॉक शो में शामिल होने के लिए राज़ी करता है ताकि लोगों के मन में उसके लिए सिंपैथी क्रिएट हो। और उधर एमी की मुलाकात एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड से होती है, जो रात को उसके होटल में घुसकर उसका पैसा छीनकर भाग जाते हैं। जिसके बाद एमी अपने एक्स बॉयफ्रेंड डेजी कॉलिंग्स से कसिनो में मिलती है और उसे कन्विंस करती है कि निक ने उसे मारने की धमकी दी है, जिसके चलते वो उससे भागी फिर रही है।
और अगर वो पुलिस के पास चली जाती है तो लोगों की नज़रों में वो विलन बन जाएगी और एक निक है जो अच्छा आदमी बन के रह जाएगा। इतने में निक की स्टूडेंट जिसका उसके साथ संबंध रहा है मीडिया के सामने आती है और सच बता देती है। निक के लिए हालात एकदम बदल जाते हैं, पर फिर भी वो टॉक शो के लिए राजी हो जाता है और इंटरव्यू दे देता है। इधर डेजी एमी को अपने फार्म हाउस में ले आता है, जहां वो बैठकर निक का इंटरव्यू देखते हैं। निक अपनी गलती मानता है और उससे अपनी पत्नी के साथ चीटिंग का पछतावा होता है। वो आगे कहता है कि जब वो पहली बार अपनी पत्नी से मिला था तो वो बहुत ही छोटा और कम आकांक्षाओं वाला व्यक्ति था। एमी से मिलने के बाद उसको पाने के लिए निक ने अपने आप को खुद से बेहतर पेश किया, पर शादी के बाद वो वापस अपने असली रूप में आने लगा। निक ने माफ़ी मांगी और कहा कि अगर वो वापस आ जाती है तो वो पूरी तरह से कोशिश करेगा कि वो पूरी ज़िंदगी उसका परफेक्ट मैन, सपनों का राजकुमार बन के रहे। डेजी टीवी बंद कर देता है और एमी को नई शुरुआत करने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। इतने में निक के बहन के घर में पुलिस की रेड पड़ती है। पुलिस निक के बहन को उठा ले जाती है। निक अपने वकील टैनर के साथ थाने जाता है, जहां उन्हें डिटेक्टिव रोंडा वो हथियार दिखाती है जो एमी ने फायर प्लेस में आधा जला छोड़ रखा था, और निक को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि टैनर निक को जमानत पर छुड़वा लेता है। इधर एमी डेजी को मार देती है और ऐसा फ्रेम करती है जिससे सीसीटीवी देखने में पता चले कि डेजी ने उसको किडनैप करके यहाँ ले आया था और उसका बलात्कार किया, और एमी ने सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या कर दी। अगली सुबह निक को अपने घर के सामने एक गाड़ी खड़ी मिलती है, जिसमें से एमी उतरती है और निक के बाहों में गिर जाती है। उसका पूरा शरीर खून से सना रहता है। पुलिस एमी की जांच करवाती है। डॉक्टर रेप की पुष्टि करता है। केस FBI के पास चली जाती है। पूछताछ में एमी बताती है कि डेजी ने उसे उसके घर से किडनैप करके अपने फार्म हाउस पर ले गया था, जहां डेजी ने उसका बलात्कार किया, पर मौका पाते ही एमी ने उसकी हत्या कर दी और भागकर अपने घर चली आई। लोगों ने इसे सच मान लिया। घर आकर एमी ने निक को शावर ले आकर सब बताया और उसे बताया कि निक का इंटरव्यू देखकर ही वो लौटी है। वो निक के स्टोर्ड सीमन लेकर खुद को प्रेग्नेंट भी कर चुकी है, और अब वो चाहती है कि निक अपना प्रॉमिस फुलफिल करे और सारी ज़िंदगी उसके साथ उसके परफेक्ट मैन, सपनों के राजकुमार की तरह बिताए और उनके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी भी ले। निक, उसकी बहन, वकील टैनर और डिटेक्टिव रोंडा, ये चारों सब जानकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इनके पास कोई सबूत नहीं था। आखिरकार निक को एमी के आगे झुकना ही पड़ता है और वह सारी ज़िंदगी उसके साथ एक परफेक्ट मैन की तरह रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये थी डेविड फिंचर निर्देशित गॉन गर्ल। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।